आप सभी का अभिवादन। व्यंजन संधि के बाकी के जो 3 नियम हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि के जो पहले के जो 3 नियम हैं उनके बारे में बता चुकी हूँ। अनुनासिक वाला था, एक जो स्वर वाला था वो था। इस तरह के 3 नियम मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उसके बाद जो अगले 3 नियम हैं उसके बारे में आज मैं आपको सउदाहरण बताऊँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आपको व्यंजन संधि में कोई कन्फ्यूजन है तो ठीक है। व्यंजन संधि के 3 नियम हैं। उसके बाद का जो चौथा नियम है वो ये है, त या द के साथ में त या द से जुड़े हुए जो नियम होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ और ल, यदि मिलता है तो किस तरह से परिवर्तन होते हैं वो मैं आपको उदाहरण से बता चुकी हूँ। अब इसके बाद यहाँ हम देखेंगे त और द के साथ में यदि श मिलता है तो यहाँ परिवर्तन किस तरह से होगा। सामान्यतः ये होता है कि जब 2 शब्द मिलते हैं, जब 2 शब्दों की संधि होती है तो ये वाला शब्द यानी कि जो प्रथम शब्द की जो अंतिम जो ध्वनि होती है या अंतिम जो वर्ण होता है वो परिवर्तित होता है। लेकिन यहाँ पर इसके नियम में दोनों ही शब्द यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण वो दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कि जिन दोनों का मिलान हो रहा है वो दोनों शब्द ही परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे ये किस तरह से परिवर्तित होगा, ये त और द हो जाएगा च और ये हो जाएगा छ। त या द के साथ यदि श की ध्वनि मिलती है तो त या द च में परिवर्तित हो जाएंगे, स्वर रहित यानी कि आधा च, और श हो जाएगा छ। जिस तरह से हम उदाहरण लेते हैं, सत्य शास्त्र, त के साथ श मिला तो नया शब्द जो संधि का शब्द होगा वो किस तरह का होगा, इस तरह से। मैंने आपको बोला था जब आप बोलते हैं, जब एक फ्लो में एक लय में बोला जाता है तो इसी तरह का परिवर्तन आपको मिलेगा। सत्य शास्त्र को अगर एक साथ बोलेंगे सच्छास्त्र हो जाएगा। ठीक है, ये त किस में परिवर्तित हो गया, च में, और श परिवर्तित हो गया छ में, और बाकी का शब्द ऐसा का ऐसा। ठीक है, एक उदाहरण और ले सकते हैं हम इसके लिए, तत् श्रुत्वा। अब देखिए इसमें श्र जो है, तत् श्रुत्वा, ये जो श्र होता है ना, ये श और र से मिला हुआ संयुक्त व्यंजन है, इसलिए यहाँ भी हम श को मानते हैं। ठीक है, ये किस तरह से होगा, तच्छ्रुत्वा, इस तरह से। जब ये मिलेगा तत् योग श्रुत्वा हो जाएगा तच्छ्रुत्वा। ठीक है, दूसरा नियम इसी से संबंधित है, त या द के साथ यदि ह मिलता है, अगर ह की ध्वनि मिलती है, त या द के साथ यदि ह मिलता है तो त और द दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी कि दोनों बदल जाएंगे, दोनों वर्ण, और ये ह भी बदल जाएगा। किस तरह से, त और द हो जाएगा द और ये हो जाएगा ध। जैसे उत हत वो हो जाएगा उद्धत। ठीक है, इसी तरह से उद्धार, उत हार वो हो जाएगा उद्धार। इस तरह से परिवर्तन होगा। ये 2 नियम ऐसे हैं जिनमें दोनों ही वर्ण बदल जाते हैं। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है वो दोनों में ही परिवर्तन आता है। आपको ये 2 नियम अलग से याद इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि ये जो पहले के जो त द वाले मैंने आपको बताए थे कि त या द के साथ यदि च, छ, ज, झ इस तरह से मिलते हैं, वो उनमें एक ही बात है कि उनमें त या द परिवर्तित होगा। लेकिन यहाँ पे त और द के साथ यदि ह मिलता है या फिर श मिलता है, ह या फिर श, तो ये और ये यानी कि प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, जिन 2 वर्णों का मिलान हो रहा है वो दोनों ही वर्ण संधि होने के पश्चात परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
व्यंजन संधि का व्यंजन संधि का तीसरा नियम ये है, कोई स्वर के साथ में जब छ मिलता है, कोई भी स्वर हो उसके साथ यदि छ मिलता है तो क्या हो जाएगा, छ, आधा च आ जाएगा और ये छ हो जाएगा। कोई भी स्वर हो सकता है उसमें अ, आ, ई यदि होता है तो यहाँ हम ध्यान रखिएगा, कई बार हमें स्वर संधि जैसा प्रतीत होता है, लेकिन स्वर संधि के नियमों में परिवर्तन होने पे कोई भी वर्ण च या छ में परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इस वर्ण को, इस संधि को हम व्यंजन संधि में अलग तरह से देख सकते हैं। ठीक है, कई बार आपको ऐसा, जैसे मैं आपको अगर उदाहरण देती हूँ, जैसे है आच्छादन, आ योग छादन, आ योग छादन, ये किस तरह से संधि क्या होगा, आच्छादन, ये हो जाएगा। जो छ था ना उसमें आधा च मिल जाता है, आच्छादन हो जाएगा आच्छादन। ठीक है, ये आ पूरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया व्यंजन संधि में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये पहला जो शब्द होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्वर सहित है। लेकिन जब संधि हो जाती है दोनों शब्दों की तो उस संधि में परिवर्तन क्या होता है, च आता है, जबकि ऐसा स्वर संधि में किसी में भी नहीं हो रहा था। ठीक है, ये हम चीज़ देख चुके हैं पहले ही, तो यहाँ इस तरह से हम इस व्यंजन संधि को अलग से देख सकते हैं। यहाँ स्वर संधि का भ्रम होता है लेकिन वो नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं, परिच्छेद, परिच्छेद, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से ये ध्यान में रखने वाली बात है कि आपके पास में जो शब्द आते हैं वो दोनों तरह के आ सकते हैं, संधि वाला भी आ सकता है और संधि विच्छेद भी आ सकता है। यानी कि ये शब्द आएगा कई बार आपके पास और आपको संधि विच्छेद करना होगा या उसकी संधि बतानी होगी, तो आप इसमें ध्यान रखिए कि आपको इस तरह से संधि विच्छेद करना है। आ जो है वो उपसर्ग है और उसके बाद छादन मूल वर्ण है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो नया शब्द क्या बनता है, आच्छादन। किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। उसमें व्यंजन संधि का ये नियम लगता है, यानी कि कोई भी स्वर के साथ यदि छ मिलता है, वही नियम इसमें, अगर किसी भी स्वर के साथ छ मिलता है तो वो क्या हो जाए, उसमें आधा च यानी कि स्वर रहित जो च है वो आ जाएगा और बाकी का शब्द ऐसा का ऐसा। जैसे यहाँ हमने देखा आ योग छादन आच्छादन, परि योग छेद परिच्छेद, इसमें ई की ध्वनि आ रही है और इसमें आ की ध्वनि आ रही है, यानी कोई भी स्वर है। बाकी सब में आपने देखा कि मैंने आपको बताया था, जैसे तत्व बताया था। ठीक है, इस तरह से वो सब स्वर रहित थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्वर के साथ यदि छ मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, उसमें आधा च आ जाएगा। अब एक नियम और है, म के साथ यदि कोई भी वर्गाक्षर, म के साथ यदि कोई भी वर्गाक्षर, वर्गाक्षर से अर्थ हम ये ले सकते हैं कोई भी वर्ण, क म ब ध कुछ भी, म के अलावा कोई भी वर्ण अगर मिल रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, अनुस्वार, यानी कि इसका अनुस्वार जो अनुनासिक वर्ण है, जो पंचम वर्ण है, वो हो जाएगा। किस तरह से, जैसे हम लेते हैं सम, वो हो जाएगा संकल्प, संकल्प, इस तरह से। ठीक है, दूसरा है किंचित या संचित। ठीक है, तो वो हम कैसे लेंगे, तो वो हो जाएगा संचित। इसी तरह के और उदाहरण हो सकते हैं, संपूर्ण, संतोष। ठीक है, जैसे समतोष हो जाएगा संतोष। अगर यहाँ पर हम पंचम वर्ण लगाना चाहें तो वो भी बिल्कुल सही होगा।
कोई भी इसका पंचम वर्ण या फिर अनुस्वार ध्वनि आती है कब? जब म के साथ कोई भी वर्गाक्षर होता है। यहाँ सब में देखिए आप म, यदि इसके साथ कोई भी वर्गाक्षर हो, किसी भी वर्ग का कोई भी अक्षर हो, तो वो क्या हो जाएगा? अनुनासिक में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में यही 3 नियम। अगले वीडियो में मैं बाकी के आपको व्यंजन संधि के जो नियम हैं वो विस्तार से समझाऊंगी। उसके साथ ही मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी व्यंजन संधि के सारे नियमों को किस तरह से पहचानना है। उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दूंगी जो आपको समझने में आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच।